हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई, जैसे कि क्लास 12th यूपी बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, तो इसी के लिए आज एक और वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट विलियन में सांद्रता यानी मोलरता मोलरता इनके ऊपर वीडियो हो गई थी। आज एक नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखने वाले हैं भाई। यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए 70/70 का लक्ष्य रहेगा थ्योरेटिकल पेपर में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं अपनी आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले वाली वीडियो में हमने कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक, आज की वीडियो में मैं एक दो कॉन्सेप्ट आपको कंसंट्रेशन का बताऊंगा जो पहले वाली वीडियो में रह गया था। ठीक है, बाकी अपना फिर आगे वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो, कंसंट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट रह गया था, दो कॉन्सेप्ट रह गए थे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं, कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो उस अगर कोई बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी इज इक्वल टू उसकी मोलैलिटी। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होती है। बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, डेंसिटी वगैरह कुछ भी नहीं देता और वहां पे आपको कुछ ऐसा मोलैरिटी निकालनी पड़ती है, मोलैलिटी के वैल्यू दे देगा। तो वो ध्यान रखना, मोलैलिटी ही मोलैरिटी वहां पे होती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा आपको ऐसा। और एक सेकंड कॉन्सेप्ट आपका ये रह गया था कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, यानी जो मोल फ्रैक्शन है जिसको हम काई कहते हैं, उस मोल फ्रैक्शन में और मोलैलिटी स्मॉल एम में क्या रिलेशन है। बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी दे देता है, मोल फ्रैक्शन पूछ देता है, तो ये सब है। ठीक है, तो देखिए, रिलेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, केवल सीधा देख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा। ए प्लस बी, मान लो कोई सॉल्यूशन बनता है, ए और बी दो चीजों को मिला करके मान लो कोई सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी को मान लीजिए मिला करके कोई सॉल्यूशन बनता है, और यहाँ पे बी मान लो आपका क्या है, मान लो बी यहाँ सोल्यूट है और ए यहाँ पे सोलवेंट है। मान लो बी सोल्यूट है और ए सोलवेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी मान लो एम है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई ए होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई बी होगा। सही बात है। तो रिलेशन लिख लीजिए, मोलैलिटी, इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई काई बी, बी का मोल फ्रैक्शन अपॉन ए का मोल फ्रैक्शन इंटू इंटू एम, नो एम मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मोलिकुलर मास किसका, ए का। क्लियर है जी। तो ये रिलेशन होगा भाई। ये जो सॉल्यूशन बना है ए और बी को मिला करके, मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी एम है, ए है इसमें एक सोलवेंट और बी एक सोल्यूट है, बी का मोल फ्रैक्शन काई बी है, ए का काई ए है। तो अगर आपको मोलैलिटीज की निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर दोगे काई बी क्या है, काई बी है यहाँ पे इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन अपॉन में काई ए, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन अपॉन इनटू मोलिकुलर वेट ए काई। मतलब सीधी सी बात ये है, मोलैलिटी सॉल्यूशन की इक्वल होगी 1000 इंटू सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बी सोल्यूट है, अपॉन सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू सोलवेंट का मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। क्लियर है जी। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप लोग वांट ऑफ फैक्टर को देखिए एक बार। तो देखो, वांट ऑफ फैक्टर आपके सिलेबस में है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको देखिएगा सभी। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई से, ना कि कैपिटल आई से। क्लियर है जी। तो यहाँ पे हमारे चैनल ने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए वो सब मैं आपको यहाँ से कुछ इंक्लूड करके बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर देखिए क्या होता है भाई। वांट ऑफ फैक्टर होता है आपका आई।
अब आई देखिए, ध्यान रखिए, देखो 1 2 फैक्टर पढ़ोगे तो पूरा ही आप, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता रहा हूं मैं इसके बारे में। देखो 1 2 फैक्टर, इस आई की 3 वैल्यू पॉसिबल है। एक तो एक से बड़ा भी हो सकता है ये, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है जी? एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी, और एक के इक्वल भी हो सकता है। अगर ये एक से बड़ा होगा तो समझ लो बात डिसोसिएशन की हो रही है, बात डिसोसिएशन की हो रही है। अगर एक से छोटा है तो मान लो बात एसोसिएशन की हो रही है, एसोसिएशन की हो रही है। देखो डिसोसिएशन मतलब टूटना, सिंपल समझो टूटना, और एसोसिएशन मतलब बहुत सारे पार्टिकल का जुड़ना। और अगर एक की इक्वल अगर एक के है तो समझ लो नॉन डिसोसिएशन, ना तो डिसोसिएशन होगा एंड नॉन एसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन होगा। ना तो वहां डिसोसिएशन होगा, ना वहां एसोसिएशन होगा। जो सब्सटेंस घोला गया है वो ना तो टूटेगा ना वो जुड़ेगा। क्लियर है जी? चलो, तो ये बात आपको क्लियर हुई। देखो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से लाया मैं, मान लो कोई एक आपके पास बीकर करके है, इसमें आपने कोई पानी जैसा कोई कोई मतलब सोलवेंट रखा हुआ है, और उसमें आप कोई सब्सटेंस सोल्यूट की फॉर्म में घोल देते हो, विलय के रूप में घोल देते हो, तो उस सब्सटेंस की नेचर के बेस पर 1 2 फैक्टर को डिवाइड किया गया है। अगर वो सब्सटेंस इसमें गिनने के बाद अपने पार्टिकल्स में टूट गया, बिखर गया, तो उसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है? अगर वो सब्सटेंस इसमें गिराने पर ना टूटा नहीं, अगर वो सब्सटेंस पार्टिकल के रूप में गिराया गया और उस सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में जुड़ गए, तो एक से छोटी होगी वैल्यू। अगर वो सब्सटेंस जिसमें गिरने पर ना तो टूटा ना ही जुड़ा, ना तो बिखरा ना उसके पार्टिकल जुड़े, तो आई की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी भैया? आई की वैल्यू 1 होगी। इस बात को मन में बसा लो। तो चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, जो आई होता है, जो आई होता है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो आई के बारे में एक बात समझिए। सबसे पहले हम आई को यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए समझेंगे, इसके लिए समझेंगे डिसोसिएशन के लिए, उसके बाद हम एसोसिएशन के लिए स्टडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको आपको डिसोसिएशन के लिए समझाऊंगा। तो देखिए, मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है ए एक्स बी वाई, कोई कंपाउंड है, और जब आप उसको कहीं पे घोलते हो तो वो ए और बी में टूट जाता है। एक्स ए पॉजिटिव और प्लस वाई बी निगेटिव। ठीक है जी? ए बी एक्स कोई कंपाउंड है, वो टूट गया कैसे? एक्स ए पॉजिटिव प्लस वाई बी निगेटिव। मान लो ये कोई आयनिक कंपाउंड था, कोई आयनिक कंपाउंड था, ठीक, और ये इसमें ए तो था कैटायन, बी एनायन था, टूट गया। ए के आगे एक्स क्यों लिखा? क्योंकि ए यहाँ पे एक्स बार प्रेजेंट है और बी यहाँ पे वाई टाइम्स प्रेजेंट है, तो वाई लिखा। क्लियर है? यहाँ पे वाई पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एक्स निगेटिव आएगा। ठीक है? इस बात को रट लो अभी तो। ठीक है? वैसे भी आप समझते होंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो मान लो ये टूट गया। चलो जी, तो यहाँ पे समझो, अगर मैं बिफोर डिसोसिएशन की बात करूं, किसकी बात करूं? बिफोर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन से पहले, DISS मतलब डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से पहले ये 1 था और ये 0 था, मतलब टूटा नहीं था। जब तक टूटा नहीं था बिफोर डिसोसिएशन, तो ये तो 1 था पूरा, ये यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, मतलब ये भी 0 था, ये भी 0 था। क्यों? क्योंकि ये टूटा ही नहीं था, तो ये कहां से आएगा? मैं बात करूंगा आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 में से अल्फा टूट गया। मान लो अल्फा एक अमाउंट है, अल्फा बताऊंगा क्या है। अल्फा टूट गया तो ये कितना बना? ये बना एक्स अल्फा और ये बना वाई अल्फा। क्लियर है जी? अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये 1 में से अल्फा टूटा है, एक्स अल्फा बना, ये वाई अल्फा बना। क्लियर है? तो जो आई होता है, आई का फॉर्मूला होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या कोष्ठ में लिखना वियोजन से पूर्व, वियोजन, वियोजन से पूर्व। ठीक, और कणों की संख्या, कणों की संख्या मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या वियोजन से बाद, वियोजन के बाद में कणों की संख्या कितनी है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे बाद और यहाँ लिखेंगे पूर्व। इंग्लिश वालों के लिए समझिए, थोड़े से इंग्लिश वाले, जो लोग हिंदी को नहीं समझते तो देखिए यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने से, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद में कितने पार्टिकल है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक, चलिए, अपॉन में आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और अपॉन के ऊपर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। चलो जी, तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये सब पार्टिकल्स ही हैं।
भाई डिसोसिएशन के बाद ये इतना बचा, ये यहाँ पे इतना इकट्ठा हो गया और ये इतना टूट गया, तो इन सबको जोड़ दो। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर में तो 1 था, ठीक 1 था ना, 1 यहाँ पे 0 था, कुछ साइन ही तो 1 आएगा। चलो अभी इस 1 को तो हम मानेंगे नहीं, छोड़ दो उसको। तो i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस, अब यहां से इस टर्म में से एल्फा को कॉमन लो, x प्लस वाई बना दी। अब लेट x प्लस वाई को आप लोग n के इक्वल मान लो, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। तो i इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहां से इस वाली टर्म में से एल्फा को मान लो, ठीक है 1। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो 1 प्लस एन एल्फा माइनस एल्फा, तो प्लस एल्फा कॉमन ले लिया, n माइनस 1, ठीक है जी, बिल्कुल सही, यस सर। तो ये आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आ गया आई का, क्लियर है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर कहीं पे डिसोसिएशन के लिए बात हो रही हो, डिसोसिएशन के लिए अगर वहां पे बात हो रही हो तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे। कैसे निकला, बिफोर डिसोसिएशन 1 था, 0 था, 0 था, अब आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 में से अल्फा टूट गया, तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पे एक्स अल्फा बना, यहाँ पे वाई अल्फा बना, ठीक। उसके बाद आई का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। उसके बाद आई इज इक्वल टू, हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इन सबको ऐड कर दिया, अपॉन में 1 आएगा, 1 को हमने वहां पे नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब सीधा सा। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने अल्फा को कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई, लेट एक्स प्लस वाई को हमने एन मान लिया, स्मॉल नंबर, एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब आई इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे एन अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा, तो उसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर, उसके बाद अल्फा कॉमन लिया तो एन माइनस 1, ये आई का फॉर्मूला होगा अगर डिसोसिएशन कहीं पे हो रहा है उस कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से आपने 1 to फैक्टर को यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब मैं सेकंड बात समझाता हूँ कि अगर कहीं पे एसोसिएशन हो, पार्टिकल्स जुड़े, तो वहां पे 1 to फैक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा, वहां पे डेरिवेशन किस तरीके से होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 1 to फैक्टर फॉर एसोसिएशन। अब मैं एसोसिएशन के लिए बताऊंगा जी। चलिए, आपकी बात ध्यान रखिए, अल्फा क्या होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्लियर है सर। चलिए, तो देखो मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है ए, और उस ए के आपने एन पार्टिकल लिए, ठीक है जी, ठीक है, और जब आपने उसको घोल दिया तो वो आपस में जुड़ के उन्होंने ए एन टाइप का कोई बहुत बड़ा मोलिक्यूल बना लिया। चलो चलो, तो वो ये बिफोर डिसोसिएशन, सॉरी बिफोर एसोसिएशन अगर मैं बात करूं, बिफोर एसोसिएशन, तो ये 1 था और ये 0 था, सही बात है सर। लेकिन अगर मैं आफ्टर एसोसिएशन की बात करूं, आफ्टर एसोसिएशन की बात करूं, तो ये 1 में से अल्फा टूट गया, 1 में से अल्फा टूट गया, और कितना बना, अल्फा बटे एन यहाँ पे बन गया। इन चीजों को रटते चलो, और समझने का भी बहुत सिंपल सा मेथड है इनका। तो 1 था, 0 था, सिंपल है, और आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से अल्फा टूटा तो अल्फा अपॉन एन, भाई एन पार्टिकल घट गए यहाँ पे तो एन से डिवाइड कर दिया, सिंपल है। अब अगर मैं आई निकालूंगा तो आई कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन बोला जाएगा, इन सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए सर, तो वही है 1 को तो दोबारा से क्या क्या कर देंगे, अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इस चीज को सोल्व करेंगे एक बार। आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, तो आई इज इक्वल टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ठीक है। या फिर इतने, अगर यहां पर मैं थोड़ा सा देखूं चीजों को, तो आपको इतने आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग केवल यहीं तक चीजों को छोड़ सकते हो कि इस तरीके से हम अल्फा निकालेंगे जी। अल्फा क्या है यहाँ पे, सॉरी आई निकालेंगे। अल्फा क्या है सर, अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या है, एन मैंने वही एन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे एन पार्टिकल्स थे टोटल। अब की बार एन यहाँ पे ये है, पहले वाले में एक्स प्लस वाई था। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एसोसिएशन वाले मामले में किस तरीके से चीजें निकाली जाएंगी। इसको हम आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर मैं, चलिए चेक करते हैं, अगर मैं आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा इस तरीके से करूं, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1, और एल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम एल्फा के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1 अपॉन एन माइनस के 1। ये फॉर्मूला यहां से एल्फा के लिए निकल सकता है, स्टार।
ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आपका एसोसिएशन के लिए निकाला है मैंने, डिसोसिएशन वाला केस अलग है। तो इस तरीके से कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक को माइनस में लेकर के आए, अल्फा को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लिया, 1/n-1 बचा, इसको अपोन में ले गए, अल्फा इज इक्वल टू i - 1/1/n-1 इस तरीके से बच गया। तो ये हमारा एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और i = 1 वाला केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल है, जो सब्सटेंस ना टूटे ना जुड़े उसको हम i = 1 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आपको मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको बोलते हैं हम हेनरी का नियम। तो उसके बारे में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी मुझे, वो रह गई हैं आपकी। अगर हेनरी नियम के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, उसको देख लो। हेनरी नियम के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे। देखिए हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ को देख लेते हैं एक बार, कैसे होता है ये हेनरी लॉ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हेनरी के लॉ को देखिए। तो हेनरी क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है इस तरीके से, और इसमें कोई लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन मान लो, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है जी। अब मान लो इस लिक्विड में आप कोई गैस को डिसोल्व करते हो, गैस घोलते हो, ठीक है। तो जब इसमें वो गैस यहाँ पे अंदर घुल जाएगी तो क्या होगा, कहानी समझिए। ये जो ऊपर की सरफेस है इसको बोलते हैं हम अपर सरफेस। ये जो ऊपर वाली सरफेस है तरल की, फ्लूइड की, लिक्विड की, अपर जो सरफेस है, अपर लिक्विड सरफेस, तो ये जो यहाँ पे गैस अंदर घोली गई है, जिसको अंदर आपने भर दिया है ठूस ठूस कर, तो ये गैस क्या करेगी, यहाँ इस ऊपर वाली सरफेस पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी भाई, प्रेशर। किसका प्रेशर, गैस का। पी गैस से उसको डिनोट करोगे। ये जो प्रेशर ऊपर की ओर लगाएगी, ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस गैस के मोल फ्रैक्शन के। कि इस गैस को देखो हमने इसमें घोल दिया लिक्विड में, अब ये आप इसको मोल्स के अमाउंट में भी काउंट कर सकते हो, गैस को ग्राम में भी, लीटर मिलीलीटर उसमें भी, लेकिन यहाँ पे हेनरी क्या करता है, हेनरी इसको मोल फ्रैक्शन में काउंट करता है। वो कहता है कि इसको आपने घोल दिया, अब ये जो घुली हुई गैस इस अपर सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगी, वो प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो प्रेशर गैस का ऊपर की ओर लग रहा है वो इस मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पी गैस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए दुनिया जानती है कांस्टेंट लगता है, के एच उसको हम बोलते हैं। हर जगह अलग अलग कांस्टेंट यूज होता है, कहीं पे सी लिख देते हैं, कहीं पे के एच, लेकिन हाँ कांस्टेंट है। तो ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मेरे भाई हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नंबर, ठीक है। इनटू काई गैस ऐसे ही रहेगा। तो ये हेनरी का लॉ है। क्लियर है सर, ये हेनरी का लॉ है। चलिए अब यहां पे देखो एक चीज को थोड़ा सा समझो। ये जो के एच है, के एच जितना ज्यादा होगा 1 सोल्यूबिलिटी, के एच जितना ज्यादा होगा लिख लो 1 सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। मैंने कहा इस के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी। मतलब के एच जितना ज्यादा होगा अमाउंट में, ये गैस इस सॉल्यूशन में उतनी कम सोल्यूबल हो पाएगी, घुल पाएगी। इस बात को ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि एक गैस है A2, एक गैस है B2, इसका के एच है 10, इसका के एच है 12, बताओ कौन गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो आप कहोगे सर A2 गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा KH उतनी कम सोल्यूबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इसका ज्यादा KH है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम है, इसका KH कम है, इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, घुलनशीलता घुलेगी ज्यादा। क्लियर है? सोल्यूबिलिटी को बोलते हैं हम विलेयता भी बोलते हैं, घुलनशीलता विलेयता ये सब उसको ही बोलते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा हेनरी का नियम। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं हेनरी के नियम का एक अलग फॉर्म आपको और बताता हूँ जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपका हेल्प करेगा, उस पर ध्यान दीजिए। हेनरी के नियम की एक अलग फॉर्म भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हेनरी कहता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P गैस भी आप बोल सकते हो भैया। मतलब इस गैस का जितना ग्राम भार, ये अब की बार क्या है, ये W है। W क्या है हियर, W इज इक्वल टू वेट। किसका वेट बोले तो गैस का वेट, जो इस लिक्विड में घुला है वो वेट।
तो वो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर गैस से। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रेशर ऊपर की ओर क्रिएट कर रही है गैस, ये इस गैस के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। अब वही है, दोबारा से हटा दो, पी गैस इंटू केज लगा दो, इक्वल लग जाएगा। तो ये भी हेनरी का ही नियम है। इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है बोर्ड, और उससे भी, दोनों से पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिए, मेरे कुछ दोस्त एक बात और पूछते हैं कि भैया ग्राफ बताओ, ग्राफ बिटवीन पी एंड काई, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ बताओ, ग्राफ क्या है। तो ग्राफ होगा भाई ये, पी जा रहा है ऊपर की ओर, काई जा रहा है इधर, और यहां से एक सीधी लाइन सरल रेखा ऐसे खिंच जाएगी जी। ठीक है। अब ये क्या चीज है समझो, मैंने कहा प्रेशर अगर यहां मैं लूं तो मोल फ्रैक्शन यहां आएगा, तभी तो ये पॉइंट क्रिएट होगा गैस इस ग्राफ का। ये यहां लूं, ये यहां लूं, तभी तो ये पॉइंट क्रिएट होगा। ये यहां लूं, ये यहां लूं, तभी तो ये पॉइंट क्रिएट होगा। मतलब अगर मैं यहां प्रेशर लूंगा, अगर मान लो ये P1 है तो ये काई 1 है, ये P2 है तो ये काई 2 है, ये P3 है तो ये काई 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर की ओर, प्रेशर बढ़ रहा है इधर की ओर, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब सिंपल सी बात, हेनरी के नियम को ग्राफ में बोल दिया, बस सीधी सी बात ये है कि प्रेशर बढ़ने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है भाई, सिंपल बात है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, उतनी ज्यादा गैस उसमें है, मतलब इसलिए ये सरल रेखा है। तो ये हेनरी के नियम का ग्राफ या निरूपण है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। इसको भी याद रखना, कभी आ जाए या फिर अगर नियम ज्यादा नंबर में पूछा गया तो ये बना देना, एग्जामिनर नंबर यूं दे देगा आपको। ठीक है। चलिए अब हम अपने एक छोटे से नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम देखने वाले हैं भाई ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रासरण दाब बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको देखिए, देखो प्रासरण दाब क्या चीज होती है। प्रासरण दाब का फॉर्मूला, मतलब थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। प्रासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं, इसको CST इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है सर। पाई तो है यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर OP, सी है यहाँ पर भाई मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, एस होता है यहाँ पर क्या, एस होता है यहाँ पर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलियन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और टी होता है यहाँ पे केल्विन, केल्विन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर भाई, केल्विन टेम्परेचर। चलिए सर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर। अब थोड़ा सा बस यहाँ पे सी को एक्सपेंड कर दो। मैंने क्या बताया, सी आपकी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी, सीधी सी बात है। तो सी इज इक्वल टू एम है, मतलब मोलरिटी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन एम नोट इंटू VML। इस तामझाम को वहां पटक दो। कैसे पटकोगे, देखो ऐसे पटकोगे, W 1000 ST अपॉन एम नोट इंटू VML में, ये पटक दिया जी। ठीक है। चलो सर, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकल सकता है, इस फॉर्मूले से भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकल सकता है। ठीक है। अगर सी की वैल्यू डायरेक्ट दी है तो और एस रख दो, एस दिया जाएगा आपको, और टी रख दो जितना दिया गया है, अपना निकाल दोगे। कभी कभी टी को वो आपके साथ खेल कर देता है, वो क्या करता है, टी को सेल्सियस में दे देता है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस का कोई सब्सटेंस है, तो उसका टेम्परेचर मुझे केल्विन में बताओ। तो K इज इक्वल टू कितना, 100 को यहाँ रख दो, 100 प्लस 273 इक्वल 373 केल्विन। यानी मतलब केल्विन में 373 होगा और डिग्री सेल्सियस में 100 उसकी वैल्यू होगी। दोनों टेम्परेचर सेम है, हाथ लगाओगे तो बिल्कुल सेम आपको दिक्कत होगी। ठीक है। लेकिन सेल्सियस में वैल्यू इतनी है, केल्विन में वैल्यू इतनी है। ये फॉर्मूला है कन्वर्जन का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसको। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में कुछ यूनिट फैक्ट्स। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स को देख लेते हैं, मतलब जो हमारा यूनिट कन्वर्जन है उसको हमें पता होना चाहिए। ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने आज आपको। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, तो
जो पाई बराबर CST होती है, इसमें यूनिट का फैक्ट पता होना चाहिए। देखो भाई, मैंने कहा पाई पाई, इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए। पाई इज इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू S इंटू T अपॉन M नॉट इंटू VML। अब देखिए, अब थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये जो फॉर्मूला है, पाई है, यहाँ पे W है, सारी क्वांटिटी को एक तरफ लिख दीजिए, S है, T है, M नॉट है, ठीक है, और V है। यहाँ पे हम इनके यूनिट को देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से इनमें यूनिट्स को यूज करना है, नहीं क्वेश्चन 100% गलत होगा। सबसे पहला सिस्टम देखते हैं, लीटर ATMP। लीटर ATMP सिस्टम क्या है? जैसे MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, ऐसे कुछ सिस्टम भी है, उनको देख लीजिए एक बार आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, लीटर ATMP में प्रेशर तो लेंगे हम लोग ATMP में, इसको लेंगे ग्राम में, इस M नोट को भी ग्राम में लेंगे, इसको लेंगे केल्विन में, S को लेंगे लीटर ATMP प्रति केल्विन पर मोल। क्लियर है सर? इतनी बात क्लियर है? यस सर। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और V को यहाँ पे आप ml में लोगे। क्लियर है सर? बिल्कुल। सॉरी, V को यहाँ पे आप लीटर में लोगे। क्लियर है? आप कहोगे सर यहाँ पे ml में लिखा है, ये ml में लिखा है लेकिन है लीटर में, क्योंकि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई मेरे भाई मैंने बिना मतलब में नहीं की, ml को लीटर में चेंज करने के लिए करी है। अब अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं, अगर आपको वहां पे CGS सिस्टम में क्वेश्चन सोल्व करना है, तो P को तो आप लेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, W को ग्राम में लेंगे, इस M नोट को भी ग्राम में लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, इसको लेंगे आप लोग अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और लीटर यहाँ पे इसको लेंगे आप लोग ml में। किस में लेंगे? ml में। अगर यहाँ पे हम लोग MKS सिस्टम में चलें थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे ml में लिया है, अगर CGS सिस्टम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे ml में रखना, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई हम लोग तब करते हैं यहाँ पे जब हमें इसको लीटर में चेंज करना हो, लेकिन CGS सिस्टम में क्वेश्चन सोल्व करते समय अगर इसको ml में रख दिया है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई मत करना। हाँ, अगर इसमें यूज कर रहे हो, लीटर ATMP सिस्टम में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर ml में रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब MKS में देखो, MKS में इसको लेंगे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको लेंगे किलोग्राम में, इसको किलोग्राम में, इसको केल्विन में, इसको मीटर क्यूब में, और इसको लेंगे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरीके से आपको इन यूनिट को यहाँ पे सोल्व करना है। क्लियर है? कौन से सिस्टम में, 3 सिस्टम है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में किस तरीके से चीजों को देखना है बता दी है। S की वैल्यू इस वाले सिस्टम में तो होगी, ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले सिस्टम की बात करूं तो इसमें तो S की वैल्यू होगी 0.0821, वैल्यू भी लिख देता हूं यहाँ पे। इसमें होगी 8.314 इंटू 10 टू पावर 7, और इसमें होगी 8.314 ओनली। क्लियर है? इन वैल्यू को याद रखना। अगर ये सिस्टम है तो 0.0821, ये सिस्टम है तो 8.314 इंटू 10 टू पावर 7, और ये सिस्टम है तो 8.314। क्लियर है? चलिए जी, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ ये प्रासरण दाब वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे जो हमारी 3 प्रॉपर्टी बची हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक तो हमारा बॉइलिंग वाला है, और एक हमारी फ्रीजिंग वाली है, और एक हमारी वेपर जो प्रेशर है उसमें लोवरिंग है, ठीक है, मतलब अवनमन है। उन 3 चीजों को हम और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 न्यूमेरिकल बाद में इसका अच्छा सा ले लेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लग सके, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इनसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बनते हैं। अगर आपने मेरी ये सारी वीडियो देख ली तो आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, प्लस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व कर दोगे बहुत आसानी से। ठीक, तो यही आज की बातें मुझे आपको बतानी थी। अब एक बात और सुनिए, कभी कभी स्पाई को पी से भी डिनोट करता है, बुक वाला पी से। जो हमारी प्राइवेट बुक्स है, मतलब जो हमारी रेफरेंस बुक है, रिसोर्स बुक है, उनमें पी से दिखाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी पाई से डिनोट करता है। तो आपकी मर्जी है, किसी से भी करें, और इस सी की जगह आप एम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एम भी लिख सकते हो सी की जगह। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।